हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडी नर्सिंग कोचिंग। आप सभी का एनडी नर्सिंग कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 50 गोल्डन पॉइंट फ्रॉम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, क्लोरामफेनिकोल ड्रग कॉजेस। क्लोरामफेनिकोल क्या कॉज करता है? तो आंसर है ग्रे बेबी सिंड्रोम। ये क्लोरामफेनिकोल ड्रग क्या है? सो इट्स ए बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग, इट्स ए एंटीबायोटिक। ओके, कौन सी प्रकार का एंटीबायोटिक है? तो क्लोरामफेनिकोल ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेबियासिस इज ट्रांसमिटेड बाय। अमेबियासिस किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? आंसर है फिको ओरल रूट। तो फिको ओरल रूट से और कौन से डिसीज ट्रांसमिट होते हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके, अमेबियासिस किसके द्वारा कॉज होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? एंटामोबिया हिस्टोलाइटिका। ओके, जो कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है फॉर द अमेबियासिस। नेक्स्ट, अमेबियासिस को और क्या कहते हैं? तो अमेबियासिस को ट्रैवलर्स डायरिया भी कहते हैं, जो कि डेवलपिंग कंट्री में ज्यादा से ज्यादा पाया जाता है। अमेबियासिस किसके द्वारा होता है? तो पुअर सैनिटेशन की प्रैक्टिसेस के द्वारा अमेबियासिस होता है। ओके, फिको ओरल रूट ट्रांसमिशन के और कौन से डिसीज है? तो हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई, जो कि फिको ओरल रूट से ट्रांसमिट होते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई को और किस नाम से जाना जाता है? तो इनको इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कॉच टेप स्वैब इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई। स्कॉच टेप स्वैब कौन सी डिसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए लिया जाता है? आंसर है पिनवॉर्म इन्फेस्टेशन। पिनवॉर्म इन्फेस्टेशन। ओके, स्कॉच टेप स्वैब को और किस नाम से जाना जाता है? तो सेलोफेन टेप टेस्ट से। कौन से नाम से जाना जाता है? सेलोफेन टेप टेस्ट। नाउ इस डिसीज के अंदर, पिनवॉर्म डिसीज के अंदर सैंपल कहां से लिया जाता है? तो सैंपल लिया जाता है स्किन अराउंड द एनस। ओके, अराउंड द एनस की स्किन से यहां पे सैंपल लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैगोसिस इज कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ। बैगोसिस इज कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ। आंसर है सुगरकेन डस्ट। आंसर है सुगरकेन डस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज सम इफेक्ट ऑफ हेल्थ पोल्यूशन। ओके, इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ पोल्यूशन। ओके, पोल्यूशन के हमारे हेल्थ के ऊपर इफेक्ट क्या क्या बनते हैं समझते हैं। देखना, एयर पोल्यूशन क्या क्या कॉज करता है, कैसे एयर पोल्यूशन हमारी हेल्थ के ऊपर हेल्थ को डैमेज करता है। तो देखना, एयर पोल्यूशन के अगर अंदर लीड ज्यादा हो तो हमारी नर्व को डैमेज होने का चांसेस होता है। अगर एयर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पार्टिकुलेट मैटर के रेस्पिरेटरी इलनेस कॉज करता है। ओके, अगर ओजोन की लेयर अगर ब्रेक हो जाती है तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, रेस्पिरेटरी इलनेस का और पोल्यूशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, अगर वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर हम इनहेल कर लेते हैं तो विच कैन कॉज ए कैंसर रिस्क। ओके, नाउ रेस्पिरेटरी इलनेस के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया या पुअर सैनिटेशन की कंडीशन, पैरासाइट्स या जो कि आपको पुअर सैनिटेशन की कंडीशन में देखने को मिलते हैं विच कैन अफेक्ट आवर हेल्थ। ओके, तो ये कुछ हेल्थ इफेक्ट है जो कि पोल्यूशन के हमारी बॉडी के ऊपर होते हैं। ओके, तो बैगोसिस किसके द्वारा होता है? शुगरकेन की डस्ट के द्वारा। तो ऐसे ही कुछ और भी जैसे कॉटन डस्ट है उसके द्वारा जो होने वाला डिसीज, उसको भी क्या कहते हैं? इन डिसीज के बारे में भी आगे क्लास चलेगी, उसके दौरान हम देखेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेप्टोमाइसिन इट्स एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन।
कौन सी डिसीज कंडीशन के अंदर या फिर कौन सी कंडीशन के अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है? आंसर है आपका प्रेगनेंसी के अंदर। प्रेगनेंसी के अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। ओके, स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? इंजेक्टेबल एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। इंजेक्टेबल एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। ओके, स्ट्रेप्टोमाइसिन का ओके दिस इज एन फर्स्ट लाइन ड्रग। ओके, दिस इज एन फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर ट्यूबरकुलोसिस। फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर ट्यूबरकुलोसिस। ओके, तो फर्स्ट लाइन ड्रग और कौन से है? एंटी ट्यूबरकुलर फर्स्ट लाइन ड्रग कौन से है? तो आर फॉर रिफाम्पिसिन, रिफाम्पिसिन। ओके, पी फॉर पायराजिनामाइड, पायराजिनामाइड, पायराजिनामाइड। ई फॉर इथाम्ब्यूटोल, इथाम्ब्यूटोल, इथाम्ब्यूटोल। जेड फॉर आइसोनियाजाइड, आइसोनियाजाइड। एंड एस फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन, एस फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो these are the एंटी ट्यूबरकुलर फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। ओके, अब क्वेश्चन बनेंगे रिफाम्पिसिन क्या कॉज करता है? रिफाम्पिसिन क्या कॉज करता है? रेडिश ऑरेंज डिस्कलरेशन कॉज करता है। रेडिश ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन, सलाइवा एंड स्वेट का। ओके, नाउ नेक्स्ट पायराजिनामाइड क्या करता है? आपका हाइपर यूरेसेमिया या फिर गाउट को कॉज करता है। इथाम्ब्यूटोल क्या करता है? रेड ग्रीन कलर ऑफ ब्लाइंडनेस को कॉज करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट आइसोनियाजाइड क्या करता है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी को कॉज करता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? एक ओटोटॉक्सिक एंड नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है। ओटोटॉक्सिसिटी के अंदर 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज करता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ओके, इतने सारे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय, काला आजार किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? ओके, आंसर है आपका सैंड फ्लाई। किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है काला आजार? सैंड फ्लाई के द्वारा। ओके, काला आजार किसने डिस्कवर्ड किया था? आंसर है आपका विलियम बुग लेशमैन्स। किसने डिस्कवर्ड किया था? लिख लेना, विलियम बुग लेशमैन्स, लेशमैन्स इन 1903, in 1903। ओके, काला आजार इज ऑल्सो नोन एज इंडियन लेशमैनियासिस। ओके, इंडियन लेशमैनियासिस इसको हम कहते हैं। ओके, काला आजार को और एक नाम है विसरल लेशमैनियासिस। ओके, काला आजार को डम डम फीवर भी कहते हैं। ओके, लिख लेना, काला आजार को डम डम फीवर भी कहते हैं, डम डम फीवर। ओके, और काला आजार के अंदर काला आजार को और एक नाम से जाना जाता है ब्लैक सिकनेस या फिर ब्लैक फीवर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओके, तो यह सारे नाम है काला आजार के। किसने डिस्कवर किया था काला आजार? विलियम बुग लेशमैन्स ने। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज लेशमैनियासिस। क्या कहते हैं? लेशमैनियासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन UIP कब लॉन्च हुआ था? ओके, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? कमेंट कर दीजिए। आंसर है आपका 1985। कब लॉन्च हुआ था? 1985। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्यूथेरी टेस्ट इज यूज टू स्क्रीन, ग्यूथेरी टेस्ट कौन किस लिए यूज करते हैं? तो आपका आंसर है फिनाइल कीटोन्यूरिया। आंसर है फिनाइल कीटोन्यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ए सिंपल क्वेश्चन, कब मनाया जाता है? तो 7th अप्रैल पे, 7th अप्रैल में वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। लेकिन और भी कुछ डे जो कि इंडिया में मनाए जाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड कैंसर डे। कैंसर डे कब मनाया जाता है? कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो कैंसर डे फरवरी 4 को मनाया जाता है एवरी ईयर। ओके, वर्ल्ड के डे जो डे है उसके बारे में बात कर रहे हैं। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है मार्च 24। ओके, मार्च 24। वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है? ओके, तो अप्रैल 25 को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है, मलेरिया डे मनाया जाता है। वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे कब मनाया जाता है?
अल्जाइमर्स डे कब मनाया जाता है? आंसर है आपका 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर डे मनाया जाता है। वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? आंसर है 14 नवंबर। 14 नवंबर। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके, इन इंडिया के अंदर कुछ डे मनाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट डे के बारे में हम बात करेंगे। इंडिया के अंदर जो डे मनाए जाते हैं, यूनानी डे कब मनाया जाता है? यूनानी डे कब मनाया जाता है? तो फरवरी 11 को यूनानी डे मनाया जाता है। सिद्धा डे कब मनाया जाता है? सिद्धा डे ये क्या है? यूनानी सिद्धा ये क्या है? इंडियन फॉर्म ऑफ मेडिसिन है। क्या है? यूनानी और सिद्धा इंडियन फॉर्म ऑफ मेडिसिन है। ओके, सिद्धा डे कब मनाया जाता है? तो जनवरी 4 को सिद्धा डे मनाया जाता है। होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है? होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है? आंसर है अप्रैल 10। आंसर है अप्रैल 10 को। ओके, योगा डे कब मनाया जाता है? रिसेंटली अभी योगा डे हुआ था। योगा डे कब मनाया जाता है? तो आंसर है जनवरी 21। जनवरी 21। ओके, नाउ आयुर्वेदा डे कब मनाया जाता है? आयुर्वेदा डे कब मनाया जाता है? ओके, आंसर है आपका नवंबर 6। नवंबर 6। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एड्स। एड्स पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए। सिंपल क्वेश्चन है, तो नाम क्या है? रेट्रोवायरस। ओके, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ओके, इसको हम HIV कहते हैं। तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर एड्स इज रेट्रोवायरस। ओके, और HIV पहले होगा, उसके बाद क्या होता है? HIV कैन कॉजेस एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट ऑफ BCG वैक्सीन। BCG वैक्सीन का रूट क्या है? रूट क्या है BCG वैक्सीन का? आंसर है आपका इंट्राडर्मल रूट। इंट्राडर्मल जो रूट है कितने एंगल में दिया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। सबक्यूटेनियस रूट कितने एंगल में दिया जाता है सर? सबक्यूटेनियस रूट 45 डिग्री। IV रूट कौन से कितने एंगल में दिया जाता है? तो 15 से 25 डिग्री में। ओके, और अगर आपको पूछा जाए IM रूट कितने एंगल से दिया जाता है? 90 डिग्री के एंगल में। ओके, अब ये जो BCG वैक्सीन है, BCG वैक्सीन है, ओके, BCG वैक्सीन देने के बाद 2 से 4 वीक में क्या बनता है सर? पैप्यूल बनता है। ओके, इसको हम इरिदेमा भी कहते हैं। ओके, अब जब 6 वीक हो जाते हैं इस BCG वैक्सीन देने के बाद, तो हमारा स्कार बन जाता है। BCG वैक्सीन सर आइडियली और कहाँ पे दी जाती है? तो आपका आंसर है लेफ्ट डेल्टॉइड मसल पे, लेफ्ट आपकी डेल्टॉइड मसल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्टेड इन द ईयर। कौन से ईयर में मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था? आंसर है 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉप्लिक्स स्पॉट इज अ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ विच डिसीज। कौन से डिसीज कंडीशन के अंदर कॉप्लिक स्पॉट्स देखने को मिलते हैं? आंसर है आपका मिजल्स। मिजल को और किस नाम से जाना जाता है? तो मिजल को रूबियोला नाम से भी जाना जाता है। कॉप्लिक्स सार्कोमा एक नाम की कंडीशन है। कॉप्लिक्स सार्कोमा एक नाम की कंडीशन है। यह क्या है? कॉप्लिक सार्कोमा कैंसर है हमारी ब्लड वेसल का और लिम्स का। ओके, लिम्फ वेसल्स का कैंसर, जिसको हम कॉप्लिक सार्कोमा कहते हैं। कॉप्लिक स्पॉट कौन से डिसीज में देखने को मिलते हैं? तो मिजल्स के अंदर। मिजल्स को और किस नाम से जाना जाता है? रूबेला नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एंथ्राकोसिस इज कॉज्ड बाय, एंथ्राकोसिस किसके द्वारा कॉज होता है? आंसर है आपका इनहेलेशन ऑफ कोल डस्ट, इनहेलेशन ऑफ कोल डस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, JSY स्टैंड्स फॉर, ओके, JSY स्टैंड्स फॉर, यह एक जननी सुरक्षा योजना है जो NHM के अंडर काम करती है, NHM के अंडर काम करती है, NHM के अंडर यह जननी सुरक्षा काम करती है। लॉन्च कब हुई थी? 12 अप्रैल 2005 जननी सुरक्षा लॉन्च कब हुआ था? 12 अप्रैल 2005। ऑब्जेक्टिव क्या थे जननी सुरक्षा योजना के? ऑब्जेक्टिव क्या थे? ओके, तो ऑब्जेक्टिव थे टू रिड्यूस द मैटरनल एंड नियोनेटल मॉर्टेलिटी, नियोनेटल और मैटरनल मॉर्टेलिटी को कम करना, यह इसके ऑब्जेक्टिव थे। जननी सुरक्षा के अंदर मदर और आशा वर्कर को कैश बेनिफिट मिलता है, ओके, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं, फुल फॉर्म ऑफ डॉट्स, डॉट्स का फुल फॉर्म क्या है? तो डॉट्स का फुल फॉर्म है डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट फॉर शॉर्ट कोर्स। डॉट ट्रीटमेंट किसके लिए दी जाती है? तो डॉट ट्रीटमेंट आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट ट्रीटमेंट किसके लिए दी जाती है? तो आपका आंसर होगा डॉट ट्रीटमेंट ट्यूबरकुलोसिस के लिए दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी पोस्टमार्टम हिमोरेज ऑकर्स विद इन, यह जो प्राइमरी पोस्टमार्टम हिमोरेज है कब होते हैं? ओके, तो आंसर है आपका विद इन 24 आवर, विद इन 24 आवर। ओके, तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी पोस्टमार्टम हिमोरेज क्या होता है? इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, ओके, इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस या फिर अटोनिक यूट्रस, या फिर अटोनिक यूट्रस। नेक्स्ट, नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है? नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है? 2.5 to 3.5 kg नॉर्मल बर्थ वेट होता है। अगर 2.2 किलो से कम है तो इसको हम क्या कहेंगे? लो बर्थ वेट बेबी, लो बर्थ वेट बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डिफिशियंसी इन अ क्लाइंट इज, कौन सी टेस्ट की जाती है? बेस्ट टेस्ट कौन सी है आयरन डिफिशियंसी डिटेक्ट करने के लिए? आंसर है आपका सीरम फेरिटीन, सीरम फेरिटीन। नेक्स्ट, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रेफर्स टू फीडिंग ऑफ इन्फेंट ओनली विथ ब्रेस्ट मिल्क फॉर अ पीरियड ऑफ, कितने दिन तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देने का एडवाइस किया जाता है? आंसर है आपका 6 मंथ, 6 महीने तक बेबी को कुछ भी एक्सेप्ट दूध नहीं दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट्स इज यूज टू ट्रीट, डॉट कौन सी ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है? आंसर है आपका ट्यूबरकुलोसिस, आंसर है ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ आशा, आशा का फुल फॉर्म क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आशा का फुल फॉर्म क्या है? आशा कितने वर्कर के लिए होती है? आशा कितने वर्कर के लिए होती है? तो इन रूरल एरिया, इन आप अर्बन एरिया के अंदर आशा आपकी 1000 पॉपुलेशन के लिए एक होगी। ओके, रूरल एरिया के अंदर 800 पॉपुलेशन के लिए एक आशा अवेलेबल होती है। ओके, अब आशा का फुल फॉर्म क्या है? आशा का फुल फॉर्म है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटिस्ट, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटिस्ट। आशा का मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए? प्लीज कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आशा का मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर नेम ऑफ हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी, इसका और क्या नाम है? आंसर है बोरे कमिटी, जो कि 1943 में डेवलप हुआ था, 1943 में इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट एक कमिटी थी मुदलियार कमिटी, ओके, मुदलियार कमिटी, मुदलियार कमिटी, ओके, जो कि आपका 1962 में फॉर्म हुआ था। और इस कमिटी को किस नाम से जाना जाता है? हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के नाम से उसको जाना जाता है, मुदलियार कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कॉपर टी इज,
कॉपर टी का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होगा? आंसर है आपका ब्लीडिंग, आंसर है ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोलिक एसिड डिफिशियंसी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी कैन कॉज। अगर पहले ट्राइमेस्टर के दौरान, पहला ट्राइमेस्टर मतलब फर्स्ट 3 मंथ, ओके, या फिर 12 वीक्स के दौरान अगर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है तो कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है? तो आपका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन फीटस हो सकता है। ओके, तो क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, न्यूरल ट्यूब कब क्लोज होती है? प्रेगनेंसी के दौरान न्यूरल ट्यूब कब क्लोज होती है? आपका आंसर होगा 6 वीक पे। 6 वीक पे न्यूरल ट्यूब क्लोज हो जाती है। या फिर आपको डेज में पूछा जाए तो 17 डेज से लेकर 38 डेज तक न्यूरल ट्यूब क्लोज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनदर नेम ऑफ लेप्रेसी, अनदर नेम ऑफ लेप्रेसी क्या कहा जाता है? हेंसन्स डिसीज, हेंसन्स डिसीज। लेप्रेसी के अंदर जो बैक्टीरिया पाया जाता है उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? ओके, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट नेचुरल केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वॉज रिपोर्टेड इन। स्मॉल पॉक्स की लास्ट केस कब रिपोर्ट की गई थी? कौन से साल में रिपोर्ट की गई थी? तो 1977 के अंदर लास्ट स्मॉल पॉक्स की केस रिपोर्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल पॉक्स इरेडिकेटेड इन 1980, 1980 के अंदर स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट किया गया था। किसने किया था? तो WHO ने किया था। स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट किसने किया था? WHO ने। कब किया था? 1980 के अंदर। एट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी BCG, OPV एंड हेपेटाइटिस B वैक्सीन आर एडमिनिस्टर एट। ओके, जो डिलीवरी हॉस्पिटल के अंदर होती है तो उन बेबी के अंदर BCG, OPV एंड हेपेटाइटिस B का वैक्सीनेशन कब किया जाता है? ओके, कब किया जाता है? कृपया कमेंट कर दीजिए कब किया जाता है। तो एट बर्थ। ओके, एट बर्थ हम BCG, OPV एंड हेपेटाइटिस B वैक्सीन का एडमिनिस्टर करते हैं। अब इन तीनों के डोज कितने होते हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च इन। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? आंसर है आपका 1953, आंसर है 1953। नेक्स्ट, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव दैट इज कॉल्ड एज BFHI, BFHI। तो ये कब स्टार्टेड हुआ था इंडिया के अंदर? इंडिया के अंदर BFHI कब स्टार्ट हुआ था? आंसर है आपका 1993। BFHI का इनिशिएटिव या फिर गोल क्या था या फिर ऑब्जेक्टिव क्या था? तो मदर और बेबी के अंदर, मदर और बेबी के अंदर बॉन्डिंग को सॉरी, मदर और बेबी के अंदर की बॉन्डिंग को बढ़ाना, यह BFHI का इनिशिएटिव था, ऑब्जेक्टिव था। कब स्टार्ट हुआ था BFHI इंडिया के अंदर? 1993 के दौरान। DDT क्या है? यह एक कॉन्टैक्ट पॉइजन होता है DDT की पाउडर से। DDT की पाउडर किस लिए यूज की जाती है? पेस्टिसाइड को किल करने के लिए, पेस्टिसाइड के इफेक्ट को देने के लिए आपको DDT पाउडर यूज की जाती है। नेक्स्ट, रेबीज इज कॉज्ड बाय RNA वायरस कॉल्ड लाइसा वायरस टाइप 1। इट इज बिलोंग टू अ फैमिली। रेबीज कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? आंसर है आपका रैप्डोवायरिडी सीरोटाइप 1। रेबीज कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? रैप्डोवायरिडी सीरोटाइप 1। रेबीज के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? रेबीज के अंदर हाइड्रोफोबिया देखने को मिलता है, हाइड्रोफोबिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रोजन DPT वैक्सीन शुड बी। अगर DPT वैक्सीन फ्रोजन हो गई तो उसको क्या करते हैं हम? क्या हम उसको स्टोर करेंगे? क्या हम उसको रूम टेम्परेचर पर लेके आएंगे या फिर हम उसको डिस्कार्ड करेंगे? क्या होगा आंसर? अगर फ्रोजन हो गया DPT वैक्सीन तो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG वैक्सीन शुड बी डाइल्यूट विथ। BCG वैक्सीन को किसके अंदर डाइल्यूट किया जाता है? क्या हम उसको नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करते हैं? क्या हम डिस्टिल वाटर में डाइल्यूट करते हैं?
क्या हम उसको कोई एक इंजेक्शन अदर इंजेक्शन के साथ डाइल्यूट करते हैं। तो किसके अंदर डाइल्यूट करते हैं बीसीजी वैक्सीन को? आंसर है हमारा नॉर्मल सलाइन, आंसर है नॉर्मल सलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनादर नेम ऑफ वुपिंग कफ, वुपिंग कफ को अनादर नेम क्या है? तो इसको अनादर नेम है परटूसिस, परटूसिस को और अनादर नेम क्या है? 100 डेज कफ, 100 डेज कफ। वुपिंग कफ को और किस नाम से जाना जाता है? 100 डेज कफ, 100 डेज को 100 डेज कफ ही उसी को हम क्या कहते हैं? परटूसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकिंग रिफ्लेक्स इन मदर कॉजेस, जब बेबी मदर की ब्रेस्ट को सक करता है तो क्या होता है? तो क्या होता है सर? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क होता है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क होता है। मिल्क प्रोडक्शन में कौन सा हार्मोन काम में आता है? तो प्रोलैक्टिन आता है, प्रोलैक्टिन आता है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। मिल्क इजेक्शन हार्मोन कौन सा है सर? मिल्क इजेक्शन हार्मोन कौन सा है? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मिल्क इजेक्शन हार्मोन। नेक्स्ट, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर क्या है? तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर फर्स्ट रेफरल यूनिट है, फर्स्ट रेफरल यूनिट है। तो सब सेंटर को क्या कहा जाता है? सब सेंटर को क्या कहा जाता है? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया इज कैटरैक्ट, कैटरैक्ट इज द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। नेक्स्ट, नियासिन या फिर B3 की डेफिशिएंसी की वजह से पैलेग्रा होती है। तो पैलेग्रा के अंदर 3D साइन आप हम देखते हैं, 3D साइन, जो कि डायरिया, डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्टेड इन द ईयर, कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? 1961, 1961। मंडे फीवर इज ऑल्सो नोन एज, मंडे फीवर को और किस नाम से जाना जाता है? तो बैसिनोसिस, बाइसिनोसिस इसको ही मंडे फीवर कहते हैं। अब मंडे फीवर को मंडे फीवर ही क्यों कहते हैं? मंडे फीवर को मंडे फीवर ही क्यों कहते हैं? तो मंडे फीवर जो है ये आपका कॉटन डस्ट की इनहेलेशन के द्वारा होता है। ओके, तो जो कॉटन वर्कर होते हैं, जो कॉटन कंपनी में वर्क करते हैं, जब उनको रेस्ट मिल जाती है, जब उनको हॉलीडे में रेस्ट मिल जाती है और फिर से यह संडे ड्यूटी पे आते हैं, तो इनके अंदर वह सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, सिम्टम्स उनको देखने को मिलते हैं, फीवर के सिम्टम्स आते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मंडे फीवर। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट, बाइसिनोसिस इज कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ, अभी मैंने बताया था किसकी इनहेलेशन के द्वारा होता है बाइसिनोसिस? कॉटन डस्ट की इनहेलेशन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कौन है? एपिडेमियोलॉजी के फादर कौन है? आपका आंसर होगा जॉहन स्नो, जॉहन स्नो जो कि फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी है। एपिडेमियोलॉजी का एक ट्रायड होता है जिसके अंदर तीन फैक्टर होते हैं, एक है एजेंट, दूसरा होता है एनवायरमेंट और तीसरा होता है होस्ट। ओके, ये क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाएगा एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के अंदर क्या क्या होता है? एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रैकियल न्यूराइटिस इज द रिएक्शन ऑकरिंग टुवर्ड्स, ब्रैकियल न्यूराइटिस किसके कौन से डिसीज में या फिर कौन सी वैक्सीन देने के बाद होता है? आपका आंसर होगा टिटेनस वैक्सीन, टिटेनस वैक्सीन। नेक्स्ट, पॉलिशिंग ऑफ राइस कैन लीड टू लॉस ऑफ, राइस की पॉलिशिंग अगर करते हैं तो कौन से विटामिन का लॉस होता है? आंसर है विटामिन B1, विटामिन B1 को और किस नाम से जाना जाता है? तो थायमीन से, थायमीन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, शिक टेस्ट इज यूज टू डायग्नोज, शिक टेस्ट कौन सी डायग्नोसिस में यूज की जाती है? कॉमन क्वेश्चन है, कई सारी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। शिक टेस्ट डिप्थेरिया को डायग्नोसिस करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट, टेट्रासाइक्लिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर, टेट्रासाइक्लिन कौन सी डिसीज के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है? आंसर है कोलेरा, आंसर है कोलेरा। ऑनगोइंग मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए हेल्थ सर्विसेज, ओके, आप कैसी हेल्थ सर्विसेज दे रहे हो इसका ऑनगोइंग मेजरमेंट करने को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं सर्वेलियंस, क्या कहते हैं? सर्वेलियंस। नेक्स्ट,
टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इन मेल इज वेसेक्टोमी। तो फीमेल के अंदर कौन सी टर्मिनल मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव की? ओके, टर्मिनल मेथड मतलब फाइनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ओके, तो क्या है? तो आपका आंसर होगा ट्यूबेक्टोमी। मेल के अंदर वेसेक्टोमी, फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट, कोल्ड चेन इज द सिस्टम ऑफ प्रिजर्विंग। कोल्ड चेन को किसको प्रिजर्व करने के लिए यूज की जाती है? आंसर है आपका वैक्सीन। नेक्स्ट, द कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ ए पर्टिकुलर डिसीज इन अ जियोग्राफिक एरिया, इन ए पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया। एक जियोग्राफिक एरिया के अंदर अगर एक डिसीज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एंडेमिक डिसीज। क्या कहते हैं? एंडेमिक डिसीज। तो एंडेमिक ये हो गया। तो पैंडेमिक किसको कहते हैं? पैंडेमिक का मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर एक डिसीज प्रेजेंट होगा तो उसको हम कहते हैं पैंडेमिक। पैंडेमिक का एक अच्छा एग्जाम्पल अगर आपको पूछा जाए तो कोविड-19 इज ए पैंडेमिक डिसीज करंटली इन द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, इपिडेमिक का मतलब क्या होता है? इपिडेमिक का मतलब क्या होता है? तो एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर या फिर एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर अगर लार्ज पॉपुलेशन को एक डिसीज के इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम कहते हैं एपिडेमिक। ओके, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू। Thanks for watching. Don't forget to subscribe ND Nursing Coaching.